Hello students, today we explain the method of construction of evolved sphere। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ओरिजिन पढ़ रहे थे। इवाल्व कंस्ट्रक्शन का ओरिजिन ब्रैग्स लॉ से कैसे रिलेटेड है, किसमें इसका एप्लीकेशन करते हैं, तो उसी को हम लोग ड्रा करेंगे, कैसे उसका मैकेनिज्म लेते हैं। तो इवाल्व कंस्ट्रक्शन, इवाल्व कंस्ट्रक्शन में हम लोग एक्सप्लेन किए थे कुछ टर्म इसमें। डायरेक्ट लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस में क्या डिफरेंसेस लेते हैं। तो इसमें हम लोग ब्रैग्स लॉ को लिए थे कि डायरेक्ट लैटिस में ब्रैग्स लॉ का यूज करते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें हम लोग मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे जो नोट किए थे पिछले लेक्चर में, उसके आगे। इफ वी want to find internal structures of crystal या डायरेक्ट लैटिस प्लेन, then Bragg's law is applied। इसी का यूज करते हैं हम लोग। ब्रैग्स लॉ इज अप्लाइड एज 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। अब देखिए, टू फाइंड the similar function in the reciprocal lattice plane vector form of Bragg's law is firstly originated by Ewald इवाल्व कंस्ट्रक्शन होता है के स्क्वायर प्लस 2 के डॉट जी इक्वल टू 0, वेयर के 2 पाई बाई लेमडा वेव वेक्टर होता है, इज वेव वेक्टर है, एंड जी इज रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। इस इक्वेशन को हम लोग निकालेंगे इसमें। तो इसको ब्रैग्स लॉ का वेक्टर फॉर्म कहा जाता है, और ये ब्रैग्स लॉ का स्केलर फॉर्म है या डायरेक्ट लैटिस के लिए है। अब देखिए, फॉर इवाल्व कंस्ट्रक्शन we consider following steps। जैसे पहला स्टेप लेते हैं हम लोग, फर्स्टली ड्रा
ए रेसिप्रोकल लैटिस प्लेन। दूसरा स्टेप लेते हैं, टेक एनी पॉइंट इन द लैटिस प्लेन, जो लैटिस ड्रा करेंगे प्लेन, एंड एनी पॉइंट इन द लैटिस प्लेन एंड कंसीडर इट एज इंसिडेंट एक्सरे पॉइंट। एक्सरे पॉइंट उसी पर इंसिडेंट कराया जाता है, ये ड्रा करेंगे हम लोग। तीसरा है, टेक ए रेडियस 1/λ, जहाँ लेमडा एक्सरे का वेवलेंथ होगा 1/λ फ्रॉम एक्सरे पॉइंट, जो हम लोग फ्रॉम जो पॉइंट इसमें कंसीडर किए हैं, फ्रॉम कंसीडर्ड पॉइंट ले लीजिए, कंसीडर्ड पॉइंट, considered point and also draw a sphere of its radius। रेडियस का मतलब है 1/λ, एक रेडियस ड्रा कीजिए। तो ये जो स्फेयर बनेगा उसी को कहा जाता है इवाल्ट स्फेयर। Such sphere is called Ewald sphere। Ewald sphere। तो अब हम लोग इसको ड्रा करेंगे। देखिए ब्रैग्स लॉ जो लैटिस, डायरेक्ट लैटिस में जो फंक्शन देता है, उसी सेम फंक्शन को फाइंड करने के लिए रेसिप्रोकल लैटिस प्लेन में इवाल्ट ने एक सुझाव दिया और एक ब्रैग्स लॉ का दूसरा रूप निकाला। इसी को कहा जाता है इवाल्ट कंस्ट्रक्शन, और इससे लैटिस का रेसिप्रोकल प्लेन बनाने में मदद मिलती है। देखिए एक लैटिस प्लेन ऐसे ले लेते हैं, कहीं भी ऐसे प्लेन होगा, अब देखिए इसमें एक कोई पॉइंट ले लेते हैं कहीं, मान लीजिए इसी को हम लोग एक पॉइंट बना लें कहीं भी। एक पॉइंट को एजम कर लिया जाए और इसी को, जैसे ये क्रिस्टल है तो एक प्लेट की तरह से होगा 3D या 2D, उस पॉइंट को कहीं भी रख दिया जाता है और उसी से एक्सरे को पास कराया जाता है। जैसे यहाँ लिखा गया है कि फर्स्टली ड्राई रेसिप्रोकल लैटिस प्लेन, तो ये प्लेन होगा एक, इसमें हम लोग कहीं भी ऐसे नेटवर्किंग ले सकते हैं इस तरह से। ये एक प्लेन है, इस प्लेन का लैटिस पॉइंट होगा कहीं ना कहीं इस तरह से।
तो इसमें कोई पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, कहीं भी किसी भी जगह मान लेते हैं कि एक पॉइंट है, और इस पॉइंट का एक स्फीयर ड्रा करते हैं। मान लीजिए कि ये पॉइंट है कहीं, इसी को हम लोग ले लिए एक पॉइंट सेंटर। तो इसके रेडियस का, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ से यहाँ का एक रेडियस हम लोग ड्रा कर लें इसको, और इसका लेंथ कितना लेंगे, अब रेडियस है, यहीं पर एक्सरे को माना जाएगा कि कहीं से आ रही है, निकल रही है, ये एक्सरे आ रही है। अब देखिए इसका जो लेंथ लिया जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, इसका लेंथ 1/λ, इसी को रेडियस मान करके एक स्फीयर ऐसे ड्रा किया जाए, तो ऐसे ये स्फीयर बनेगा, इस तरह से लिया जाएगा। अब देखिए जो स्फीयर होगा ये हम लोग इस पर लिए हैं, कहीं बीच में भी ले सकते हैं पॉइंट, समझना है मीनिंग हम लोगों को। तो इस तरह से ये एक्सरे लिया जाता है। तो दूसरा कंसेप्ट यही है कि टेक एनी पॉइंट इन द लैटिस प्लेन एंड कंसीडर इट एज इंसिडेंट एक्सरे पॉइंट। तो इसी को हम लोग मान लें कि यहाँ पर इंसिडेंट एक्सरे आ रही है और जा करके इस प्लेन से टकरा रही है। तो ये कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, कहीं भी, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ से रेडियस ले लेंगे किसी पॉइंट, और एक्सरे जाकर लैटिस पॉइंट से टकराएगी तो इसका डिफ्रैक्शन होगा, या यहीं पर ही आ रही है ऐसे। तो यहाँ से पॉइंट से डिफ्रैक्ट होकर के एक एक्सरे ऐसे पॉइंट पर जा रही है जो स्फीयर का दूसरा पॉइंट हो, ऐसे। तो इसको मान लेते हैं कि ये है, ये P है और ये Q है, और इस दोनों पॉइंट को मिला देते हैं इस तरह से, यहाँ से यहाँ, और एक इस पॉइंट से इसका बाइसेक्टर ले लेते हैं इस तरह से, जो इसको बाइसेक्ट करे इस परपेंडिकुलर। तो लैटिस प्लेन है, तो दो लैटिस को मिलाने वाली जो लाइन होगी इस पर कहीं भी स्फीयर पर, उसको लैटिस वेक्टर कहा जाता है, PQ। और इस लैटिस वेक्टर का, ये तो स्फीयर है, इसका बाइसेक्टर है ये। सपोज कीजिए इसको हम लोग बाइसेक्टर कह रहे हैं, यहाँ से इसको हटा दिया जाए, तो ये लाइन जो होगी बाइसेक्टर, विभाजक जिसको कहते हैं, दो भाग में बांट दीजिए। तो इंसिडेंट एक्सरे है, मान लीजिए इसे O से जा रही है ऐसे A तक, या इसी को मान लेंगे इंसिडेंट आ रही है, ये डिफ्रैक्ट होगी और इधर जा रही है। तो इसका हम लोगों को 1/λ लेने का मतलब है कि जो एक्सरे ली जाएगी उसका वेवलेंथ होगा कुछ न कुछ, उस वेवलेंथ का रेसिप्रोकल निकाला जाता है, और उसी का रेसिप्रोकल का जितना मान आता है उसी को रेडियस बनाकर एक स्फीयर ड्रा कर दिया जाता है प्लेन में। अब इस स्फीयर पर कोई दो पॉइंट है नियरेस्ट, तो उसे जो लाइन पास करती है वो लैटिस वेक्टर होगा, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होगा इस तरह से। अगर मान लीजिए कि ये कुछ नहीं है, ये लाइन है यहाँ से यहाँ तक, बाइसेक्टर है ये लैटिस पॉइंट्स है, उस पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, अब ये बाइसेक्टर समझेंगे। इस लाइन का ये बाइसेक्टर है, और दो पॉइंट्स को, दो एटम को जोड़ने वाली जो लाइन का नियरेस्ट डिस्टेंस है वो वेक्टर होता है, इसे लिया जाता है। यहाँ से एक वेक्टर, ये वेक्टर, और इसको वेक्टर लिया जाएगा। अब यहाँ पर है कि टेक ए रेडियस इतना फ्रॉम कंसीडर्ड पॉइंट एंड आल्सो ड्रा ए स्फीयर ऑफ इट्स रेडियस, सच स्फीयर इज कॉल्ड इवाल्ट स्फीयर। तो जो ये स्फीयर बन रहा है अब यहाँ पर, इसको कहा जाता है इवाल्ट स्फीयर। और ये हो गया कोई रेसिप्रोकल लैटिस प्लेन, और यहाँ पर जो लेम्डा है उस लेम्डा को कहा जाएगा वेवलेंथ ऑफ
एक्सरे, एक्सरे से ही क्रिस्टल का डिफ्रैक्शन कराया जाता है, एक्सरे का उसी के रेडियस का स्फीयर ड्रा किया जाता है इसमें। अब इस ब्रैग्स लॉ को कैसे फाइंड किया जाएगा ये हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको हम लोग ले लेंगे, जैसे 1 रेसिप्रोकल लैटिस है एच के एल, ऐसे दिखाया जाएगा। तो देखिए इसमें लेट ए पी, ए पी को माना जाएगा इंसिडेंट एक्सरे, ए से क्यू को माना जाएगा डिफ्रैक्टेड, जो डिफ्रैक्ट होकर अपने दिशा बदल कर जा रही है, डिफ्रैक्टेड एक्सरे। और लेमडा हो गया वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्सरे। अब जो पी क्यू है, देखिए ये टच पॉइंट ऑफ स्फीयर स्फीयर एंड कॉल्ड रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, और इसको माना जाएगा जी, जी से दिखाया जाता है से। अब यहाँ पर हम लोग एक एंगल ले लेंगे, इसमें मान लीजिए थीटा है ये एंगल, और इसको ही मान लीजिए कोई पॉइंट। अब ए टू ई का मतलब है ये है बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू लिया जाएगा फ्रॉम ट्राइएंगल ए ई पी। देखिए इधर ए ई पी से हम लोग लेंगे साइन थीटा, तो इसका मान आएगा पी ई अपान ए पी। तो यहाँ से पी ई की वैल्यू होगी ए पी साइन थीटा। अब देखिए ए से पी की वैल्यू है 1/λ, इसका रिजल्ट हम लोगों को देखना है। तो ये हो गया साइन थीटा अपान लेमडा, पी से ई का जो मान होगा इतना होगा। अब इसमें ए पी की वैल्यू है 1/λ, तो उस वैल्यू को यहाँ पर रख दिया गया। अब अगला जो स्टेप होगा इसमें, देखिए ये लाइन प्लेन है क्रिस्टल, तो ये बाइसेक्टर है, दो पार्ट में बांट रही है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब इस लाइन को हम लोग ले लेंगे सिंस पी क्यू इक्वल टू 2 पी ई, पी से क्यू जो लेंथ है इसका दो गुना होगा जब ये बाइसेक्टर है, तो इतना लिख सकते हैं। इसलिए पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 2, और इसकी वैल्यू हम लोग कितना लेंगे, ये मान है साइन थीटा के रूप में है, पी के स्थान पर कितना आ गया पी क्यू और 2 साइन थीटा अपान लेमडा, इतना होगा। अब देखिए एक चीज, इसमें जो वैल्यू होता है पी क्यू, इस रूप में हम लोग लेते हैं। सिंस ए डायरेक्ट
डायरेक्ट लैटिस प्लेन कंटेन, आप लोग पढ़े हैं मिलर इंडिसेज में कि एक यूनिट सेल में बहुत सारे पैरेलल प्लेन्स हो सकते हैं। कंटेन मैनी यानी nth ऑर्डर पैरेलल रेसिप्रोकल लैटिस प्लेन। सो जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होता है डायरेक्ट लैटिस का h के l ये n होता है और d h डैश k डैश l डैश। एक डायरेक्ट लैटिस है, एक रेसिप्रोकल है, n ऑर्डर में मिलेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ये मिल जाएगा हमारा जो मान होगा यहाँ पर 1/d h के l इक्वल टू n/d h के l। इसको इक्वेशन मान लीजिएगा फर्स्ट और इसको सेकेंड, इतना नोट करिए। देखिए तो इसमें कटा नहीं ना है, ये इक्वेशन 1 2 दिखाई दे रहा है ना, तो इतना मिल जाएगा। देखिए एक बार और इसको हम लोग ड्रा करेंगे। अब यहाँ से ये मिला कि सिंस पी क्यू इज, ये पी से क्यू एक वेक्टर है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को जोड़ रहा है। तो पी क्यू है इंटरप्लेनर स्पेसिंग and its reciprocal is called reciprocal lattice vector, reciprocal lattice vector, that is PQ equal to 1/d h डैश k डैश l, और इसी की वैल्यू कितना आ रहा है n/n ऑर्डर लिया जाता है डायरेक्ट लैटिस h के l। इसको इक्वेशन थर्ड रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग को कहा जाता है। अब देखिए फ्रॉम 1 and 3, 1 and 3 से हम लोग लिख सकते हैं 2 sin थीटा अपन लेमडा इक्वल टू n/d h के l। तो यहाँ से मिलेगा 2d h के l sin थीटा इक्वल टू n लेमडा। तो ये ब्रैग्स लॉ मिल जाएगा यहाँ पर 2d sin थीटा इक्वल टू n लेमडा, ये मिल जाएगा।
तो इसका मीनिंग है कि इवाल्व कंस्ट्रक्शन से हम लोग ब्रैग्स लॉ को फाइंड कर सकते हैं। तो ये ब्रैग्स ने दिखाया कि इस कंस्ट्रक्शन से भी ब्रैग्स लॉ मिल जाएगा रेसिप्रोकल लैटिस के प्रॉपर्टी से। अब इसी को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड ब्रैग्स लॉ। तो ये मिलेगा दिस इज कॉल्ड ब्रैग्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म में फाइंड किया जाता है इसको। अब इसको वेक्टर फॉर्म में बदलना है। जैसे आप लोगों को बताया गया कि रेसिप्रोकल लैटिस जो है वेव मोमेंटम स्पेस में मिलता है, जिसका वेव वेक्टर होता है 2π/λ। तो वेव वेक्टर के टर्म में ब्रैग्स लॉ क्या होगा? अगर ये ब्रैग्स प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है, ब्रैग्स लॉ इसे मिल जा रहा है, तो इसी प्लेन को वेक्टर में कन्वर्ट किया जाता है इवाल्व कंस्ट्रक्शन में। तो ये हम लोग अब मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे। स्केलर फॉर्म है। अब यहाँ पर अगला मीनिंग लिखेंगे कि टू कन्वर्ट इट इनटू वेक्टर फॉर्म वी कंसीडर। तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोगों को कंसीडर करना है। देखिए टू कन्वर्ट इट into vector form we multiply 2π in each sphere element देखिए एक चीज, अब ईच स्फीयर एलिमेंट के लिए हम लोग एक टर्म लेंगे, इसके आगे उसको नोट कर लेंगे। अब एक चीज और समझिए, इसमें ये भी हर साल पेपर में पूछा गया है। इवाल्व कंस्ट्रक्शन का किससे रिलेटेड रिलेशन है? तो जैसे मान लीजिए कि एक स्फीयर ऐसे बनाया जाए, इस स्फीयर में एक पॉइंट लिया गया है, इसे यहाँ पर लिया गया एक पॉइंट, फिर एक पॉइंट यहाँ पर लिया गया ऐसे, फिर इस दोनों को मिला दिया गया इस तरह से। ये P डैश मान लीजिए लैटिस रेसिप्रोकल है, ये A डैश है। ये जो वेक्टर है इसको मान लिया गया K, और इस वेक्टर को K डैश, और इस वेक्टर को मान लिया गया G, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। तो ये लिया गया। अब इसमें इस एलिमेंट में 2π से मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को। तो देखिए इवाल्व ने कहा कि ये जो है इसका मैग्नीट्यूड 1/λ है इस वेक्टर का, और यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में ये लिया गया। तो जो A डैश P डैश है इसमें 2π से मल्टीप्लाई कर देंगे A डैश और P डैश, तो ये मिलेगा यहाँ पर 2π, और A डैश P डैश का जो मैग्नीट्यूड है हम लोग मान लेंगे, अगर A डैश P डैश, तो इसकी वैल्यू लिया गया है 1/λ, इसी का मैग्नीट्यूड है 1/λ। तो 1 जब लैम्डा लिया जाएगा ये, तो ये हमारा हो जाएगा 2π/λ को क्या कहते हैं K। तो ये हमारा K मिल जाएगा, और इसको कहते हैं वेव वेक्टर। तो ये वेव वेक्टर के रूप में लिया जाता है प्रॉपर्टीज, वेव वेक्टर से ही कैलकुलेट करते हैं प्रॉपर्टीज। फिर जो दूसरा इसमें एलिमेंट है, देखिए A डैश Q डैश, ये है, इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2π A डैश Q डैश, तो ये मिलेगा 2π/K डैश में लैम्डा,
और ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, इसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही होगा क्योंकि दोनों सेम स्फेयर को टच कर रहे हैं सेंटर से। तो जितना डिस्टेंस पर जब ये इसको टच कर रहा है तो जितना डिस्टेंस पर ये होगा उतना ही डिस्टेंस पर ये भी होगा। लेकिन ये डैश के रूप में हम लोग इसको दिखाए हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा कि 2π/λ और ये हो जाएगा k डैश। ये डिफ्रैक्टेड वेक्टर है। जैसे एक्सरे अगर डाली जा रही है किसी एटम से टकराएगी तो कई पार्ट में डिफ्रैक्टेड होगी। आगे लाउ इस पार्ट पढ़ना है। तो डिफ्रैक्टेड वेव वेक्टर मिलेगा यहाँ। तो ये सेटिस्फाई करेगा। अगर हम लोग इसमें 2π से मल्टीप्लाई करते हैं, इस सर्किल एलिमेंट 3 लिया गया है तो इसका मान मिलेगा, सब में 2π से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अगला मिलेगा P डैश Q डैश इक्वल टू 2π P डैश Q डैश। ये लैटिस वेक्टर है पूरा तो इसको कहा जाता है G और इसका नाम है रेसिप्रोकल वेक्टर। मान लिया उन्होंने इसको G। अब यहाँ से हम लोगों को एक वैल्यू निकालना है फ्रॉम फिगर। देखिए का प्रॉपर्टीज वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखे थे कि ब्रैग्स लॉ जो 2D साइन थीटा है इसको इवाल्ड ने सेटिस्फाई कराया अपने प्लेन से और फिर कहा कि इसको वेक्टर फॉर्म में k² + 2k डॉट g इक्वल टू 0 कहा जाएगा। तो इसको हम लोग अब प्रूफ करेंगे इसमें कैसे। वेव वेक्टर है, मोमेंटम स्पेस में k वेव वेक्टर होता है, इसकी प्रॉपर्टी से फाइंड करेंगे कुछ रिजल्ट। तो इसको अब हम मिटा दे रहे हैं। इसमें से ले लिया गया है लैम्डा सर्किल। तो देखिए फिगर से हम लोग लिख सकते हैं, वेक्टर एडिशन रूल है। ये प्लेन में है, क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम इस वेक्टर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर मिलेगा कि k वेक्टर जो होगा k डैश इक्वल टू मिलेगा वेक्टर k प्लस वेक्टर g, दोनों का सम मिलेगा यहाँ। अब यहाँ पर मिलेगा सिंस वेक्टर k डैश एंड k हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम लिया गया है 1/λ, सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन, दोनों के डायरेक्शन अलग अलग होंगे। इसलिए मॉड k डैश इक्वल टू मॉड k, दोनों बराबर होगा। तो यहाँ से मिल जाएगा k, मान लीजिए कि हम लोग दोनों साइड का मॉड ले लें, मॉड k इक्वल टू, या ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर का बराबर हो जाएगा। तो ये भी मॉड k और प्लस मॉड g लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा हम लोगों का वो ये आएगा कि स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड का, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर करेंगे तो ये मॉड है, इसका स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू मॉड, मान लीजिए वेक्टर k प्लस g डॉट
के प्लस जी वेक्टर प्रोडक्ट होगा। तो के डॉट के हम लोग लेंगे इतना प्लस के डॉट जी प्लस जी डॉट के प्लस के डॉट के नहीं जी डॉट जी जी डॉट जी। अब देखिए सिमिलर वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा स्क्वायर हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव भी होता है, तो ये के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 के डॉट जी और प्लस जी स्क्वायर, और ये वैल्यू के स्क्वायर की आती है। तो यहाँ से इस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस 2 के डॉट जी। अब ये 0 हो गया प्लस 2 के डॉट जी, इसलिए इसका वैल्यू होगा जी स्क्वायर प्लस 2 के डॉट जी इक्वल टू 0। तो जो ब्रैग प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा था वे वेक्टर और रेसिप्रोकल वेक्टर के रूप में ये रिलेशन देगा। तो वेक्टर फॉर्म में है ये, इसी को कहा जाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग लॉ। शुरू में थोड़ा इक्वेशन आप लोग लिखे थे एक जगह स्टार्टिंग में, सेंटेंस जब लिख रहे थे हम लोग तो क्या लिखे थे वहाँ पर थोड़ा इक्वेशन के स्क्वायर प्लस 2 के डॉट जी इक्वल टू 0 हो गया है ना, उस के को क्या बना लेंगे जी। शुरू में हम लोग लिखे थे तो एक जगह मिस्टेक हुआ था स्टेटमेंट में, जहाँ आज स्टार्ट किए तो ऐसा कुछ लिख दिए थे, ये तो सही था 2 के डॉट जी इक्वल टू 0, तो ये इसको के बन गया था, इसको जी बना लेंगे आप लोग, इतना बना लीजिएगा उसको। तो ये वेक्टर फॉर्म में उसी प्लेन से वेव वेक्टर के कंसेप्ट लेकर इसको ड्रा किया जाता है। तो ब्रैग्स लॉ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर और वेव वेक्टर के टर्म में इस रूप में एक्सप्लेन हो जाता है। तो 2 पाई फैक्टर लेकर के इवाल्ड ने ब्रैग्स लॉ को सेटिस्फाई करा दिया, और रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के लिए इसी को कहा ब्रैग्स लॉ। तो देखिए यही कहलाता है, दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग्स लॉ एंड explain the properties of reciprocal lattice plane just like Bragg's law 2d sin theta equal to n lambda explain the properties of direct lattice plane, direct lattice plane यही शो करता है, यही होता है। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इवाल्ड कंस्ट्रक्शन। दोनों फॉर्म में ब्रैग्स लॉ को सिग्निफिकेंस ऑफ इवाल्ड कंस्ट्रक्शन, तो इवाल्ड ने दोनों फॉर्म में इसको दिखा दिया कि दोनों एक ही चीज है।
रेसिप्रोकल लैटिस में यूज करें या डायरेक्ट लैटिस में, इसका रूपांतरण करके यूज कर लें तो ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है। अब एक है इसी का ब्रिलाउंस जोन, रेसिप्रोकल लैटिस में और डायरेक्ट लैटिस में रिलेशन बताता है ब्रिलाउंस जोन, इसको दिया गया है, इसको पढ़ेंगे। लाउ स्पार्ट मेथड है, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड है, एक्सरे डिफ्रैक्शन का, ये सब कुछ टॉपिक वाइज दिया गया है, उसको पढ़ेंगे हम लोग पहले यूनिट में। दूसरा यूनिट बॉन्डिंग है, फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी है। तो इतना नोट कर लीजिए, ब्रैग्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में देने वाले साइंटिस्ट इवाल्ड थे और इन्होंने सेटिस्फाई कराया डायरेक्ट लैटिस में जो प्रॉपर्टी ब्रैग्स लॉ देता है वही रेसिप्रोकल लैटिस में ब्रैग्स लॉ देगा। लेकिन अब ये ब्रैग्स लॉ यूज ना करके इसका यूज किया जाएगा। हर प्लेन का रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निकाल करके वेव वेक्टर के साथ अगर ये प्रतिक्रिया करा दिया जाए तो वह प्रॉपर्टीज होगी रेसिप्रोकल लैटिस प्लेन की। यही इसका सिग्निफिकेंस है कि ब्रैग्स लॉ दोनों में होल्ड कर जाए। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना डिस्कस किए, अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इसके आगे का जो एक और प्लेन है ब्रिलाउंस जोन कहा जाता है, जो क्रॉनिक पेनी थियरी में भी मिलता है और क्रिस्टल में भी ड्रा किया जाता है विजनर सेल से। तो उसका ओरिजिन क्या है ये अगले लेक्चर में बताएंगे हम। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।